क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 9th एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है, वर्ल्ड हिस्ट्री का वन्य समाज और उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद के तहत हमारा देश गुलाम हुआ था। उस दौरान वनों का विनाश कैसे हुआ, जनजातियों के साथ क्या अत्याचार हुए हैं, उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे आपको इस तरह के वीडियो लगातार मिलते रहें। हम लोग शुरू करते सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 9th हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो है चौथा चैप्टर है, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं और वन्य समाज किसे कहते हैं। तो वन्य समाज का मतलब यहाँ हो जाएगा जनजातियों से। तो जनजातियाँ जो होती हैं वो जंगलों में रहती हैं, उन्हें हम वन्य समाज कहते हैं। जंगलों में रहने वाले समाज हो गए। और उपनिवेशवाद क्या होता है, तो उपनिवेश किसे कहते हैं, तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर, कमजोर देश पर या किसी दूसरे देश पर आर्थिक और राजनीतिक अधिकार कर लेता है और अपनी संस्कृति का विस्तार करता है उस पर, तो उसे हम कहते हैं उपनिवेश। और जो उस विचारधारा को मानने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं उपनिवेशवाद या उपनिवेशवादी कहते हैं। ठीक है। तो भारत क्या है, एक उपनिवेश था किसका, इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड ने पहले हमारे देश पर आर्थिक अधिकार किया और फिर राजनीतिक अधिकार कर लिया। ठीक है। और अपनी संस्कृति का विस्तार हमारे यहाँ किया। तो अंग्रेजों के आने के बाद हमारे यहाँ ईसाई धर्म आ गया, हमारे यहाँ अंग्रेजी कल्चर आ गए, हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग आ गए। ठीक है। तो हमारे यहाँ तो ये सब जो उपनिवेशवाद था, उपनिवेशवाद ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको किया, जनजातियों को किया। तो उपनिवेशवाद से जनजातियाँ कैसे प्रभावित हुई हैं, इस चैप्टर में इसी चीज को बताया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर इसको हम समझ जाएंगे तो जनजातियों ने हमारे देश से विद्रोह किया था, इसको हम समझ सकते हैं अच्छे से। और उपनिवेशवाद ने हमारे देश का शोषण कैसे किया है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसी चीज को बहुत ही अच्छे से बताया गया है जनजातियों के बारे में। ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि अपने स्कूल और घर में चारों ओर नजर दौड़ा करके उन सभी वस्तुओं को पहचानने जो जंगल की हैं। तो बहुत सारी वस्तुएं क्या होती हैं, वो जंगल की होती हैं। जैसे इस किताब का कागज, मेज, कुर्सियां, दरवाजे, खिड़कियां, वह रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी जो है टॉफ़ी केस, जो है सेलोफेन रैपर, जो है बीड़ियों के पत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़, ये सब कहाँ से मिलते हैं, जंगल से। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकाला जाता है। तो साल नामक एक पेड़ होता है, ये छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में। तो इसके जो है तेल से जो है चॉकलेट भी बनता है। खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक टेनिन और या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ये भी हमें कहाँ से मिलती हैं, जंगलों से मिलती हैं। और ये सब जो है जनजातियाँ इसी पर निर्भर होती हैं। यह उनके समाज का हिस्सा होता है, कल्चर का हिस्सा होता है। और उनके कल्चर को कोई डिस्टर्ब करेगा तो विद्रोह करेंगी। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी और ढेरों दूसरी चीज़ें भी जो जंगल से ही आती हैं। जो अमेजॉन या जो है पश्चिमी घाट के जंगलों में एक ही जो है टुकड़े में पौधों की 500 जो है अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। तो पश्चिमी घाट आपका कहाँ पर है, तो पश्चिमी घाट आपका दक्षिण भारत में है। जैसे आपका ये इंडिया का, अगर हम साउथ इंडिया का मैप बनाएं तो ये पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और अमेजॉन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। मैप देख सकते हैं, अमेजॉन के जंगल ये आपके हैं। और यहाँ पर जो जंगल होते हैं वो सदाबहार वनों से ढके होते हैं। तो चाहे आपका अमेजॉन जंगल हो, चाहे पश्चिमी घाट हो, यहाँ प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है जीव जंतुओं की। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। और इतनी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, इतना घना वन होता है अमेजॉन का, इसीलिए इसको हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये भी याद रखना। ठीक है। आगे लिखा है, यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। जितनी विविधता आप ऊपर पढ़ चुके, जो जो जंगलों से मिला था, वो सब तेजी से क्या हो रहा है, लुप्त होता जा रहा है। क्यों लुप्त होता जा रहा है, तो औद्योगिकरण के दौर में सन जो है 1700 से लेकर के 1995 के बीच 39 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का जो है 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चारागाहों और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ किया गया है। तो इतने बड़े जंगल के क्षेत्र को साफ किया गया कब से, 1700 ईस्वी से लेकर के 1995 तक। ठीक है। तो इतने बड़े अगर क्षेत्र को हम जंगल को साफ कर देंगे तो किसके कारण, औद्योगिक
जो है इस्तेमाल करने के लिए, शहरी के लिए, खेती करने के लिए, तो कहीं न कहीं जनजातियों को नुकसान हुआ होगा, जैव विविधता को नुकसान हुआ होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ का एक साल का वन है, अभी मैंने बताया आपको। तो साल के जो वन होते हैं, जो उससे जो है तेल निकलता है, उससे चॉकलेट बनता है। और यहाँ पर इतना घना वन होता है कि जंगल में सूरज की रोशनी भी सीधे सीधे नहीं पहुँच पाती। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कितना अंधेरा कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बहुत घने वन होते हैं। ठीक है, वनों का विनाश क्यों, ये वनों का विनाश क्यों कर रहे थे, वनों का विनाश क्यों होता है, तो लिखा है वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन उपनिवेशिक मतलब वही जो ब्रिटिश शासन का हमारे देश पर अधिकार था, तो उपनिवेशिक शासन के दौरान इसने जो है कहीं न कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। मतलब वनों का अधिक विनाश हुआ किसके समय में, अंग्रेजों के समय में, क्योंकि वनों का इस्तेमाल अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत सी चीज़ों में किया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों को हम गौर से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और अमेजॉन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। मैप देख सकते हैं, अमेजॉन के जंगल ये आपके हैं। और यहाँ पर जो जंगल होते हैं वो सदाबहार वनों से ढके होते हैं। तो चाहे आपका अमेजॉन जंगल हो, चाहे पश्चिमी घाट हो, यहाँ प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है जीव जंतुओं की, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। और इतनी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, इतना घना वन होता है अमेजॉन का, इसीलिए इसको हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। जितनी विविधता आप ऊपर पढ़ चुके, जो जो जंगलों से मिला था, वो सब तेजी से क्या हो रहा है, लुप्त होता जा रहा है। क्यों लुप्त होता जा रहा है, तो औद्योगिकरण के दौर में सन जो है 1700 से लेकर के 1995 के बीच 39 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का जो है 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चारागाहों और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ किया गया है। तो इतने बड़े जंगल के क्षेत्र को साफ किया गया कब से, 1700 ईस्वी से लेकर के 1995 तक। ठीक है, तो इतने बड़े अगर क्षेत्र को हम जंगल को साफ कर देंगे तो किसके कारण, औद्योगिक जो है इस्तेमाल करने के लिए, शहरी के लिए, खेती करने के लिए, तो कहीं न कहीं जनजातियों को नुकसान हुआ होगा, जैव विविधता को नुकसान हुआ होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ का एक साल का वन है, अभी मैंने बताया आपको। तो साल के जो वन होते हैं, जो उससे जो है तेल निकलता है, उससे चॉकलेट बनता है। और यहाँ पर इतना घना वन होता है कि जंगल में सूरज की रोशनी भी सीधे सीधे नहीं पहुँच पाती। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कितना अंधेरा कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बहुत घने वन होते हैं। ठीक है, वनों का विनाश क्यों, ये वनों का विनाश क्यों कर रहे थे, वनों का विनाश क्यों होता है, तो लिखा है वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन उपनिवेशिक मतलब वही जो ब्रिटिश शासन का हमारे देश पर अधिकार था, तो उपनिवेशिक शासन के दौरान इसने जो है कहीं न कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। मतलब वनों का अधिक विनाश हुआ किसके समय में, अंग्रेजों के समय में, क्योंकि वनों का इस्तेमाल अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत सी चीज़ों में किया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों को हम गौर से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग भारत में वन विनाश के कारणों को अगर हम देखेंगे, तो पहला आपका जमीन की जो है बेहतरी, जमीन की बेहतरी से कैसे समझते हैं इसको, कैसे जंगलों का विनाश हुआ। तो लिखा है 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान के कुछ जो है कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। तो पहले छठे भाग पर खेती होती 1600 में, आज ये आधे पे पहुंच गया। तो जो इतना खेत बढ़ा कहाँ से, इसका मतलब जंगल को काटा गया। तो खेती करने के लिए जंगल को सफाया किया गया, तो ये भी जंगल विनाश का एक कारण बन गया। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। उपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैला हुआ। तो जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे तो उन्होंने जंगलों को क्यों काटा, क्योंकि चाय की खेती करनी थी, कॉफ़ी खेती करनी थी, व्यापारिक खेती को बढ़ावा देना था। इसीलिए जो है उन लोगों ने बहुत सारे जंगलों का विनाश किया। तो जंगलों के विनाश में एक कारण क्या नजर आया आपको, खेती का विस्तार होना। ठीक है, तो इसकी कई वजह थी। क्या था, पहला अंग्रेजों ने व्यापारिक फसलों जैसे पटसन को मतलब जूट, गन्ना, गेहूं, कपास के उत्पादन को जो है जमकर प्रोत्साहित किया। मैंने आपको वही बताया। तो अंग्रेजों ने यहाँ व्यापारिक खेती की शुरुआत की, तो इसलिए जो है हमारे यहाँ जो है खाद्यान्नों की खेती क्या हो गई, कम होती चली गई और जंगल कटते गए। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ, जिन फसलों को अंग्रेजों ने उगाना शुरू किया। दूसरी वजह यह भी थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को जो अनुत्पाद समझा, मतलब उनको बेकार समझा,
और उनके हिसाब से इस व्यर्थ के जो है बियावान का पर खेती करके उससे जो है राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था। मतलब राजस्व भी मिलेगा और कृषि उत्पादन भी होगा, और इस तरह जो है राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। ये अंग्रेजों की सोच थी। यही वजह थी कि 1880 से लेकर 1920 के बीच में खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की जो है बढ़त हुई। तो जो 67 लाख हेक्टेयर की जो बढ़त हुई, वो किसकी बढ़त हुई है? जंगलों को काट के हुई है। इसका मतलब जंगल को विनाश करने में खेती के विस्तार का बड़ा योगदान है। ठीक है, खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के लिए पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। तो जंगल को हमने नष्ट करके ही खेती को हमने क्या किया? बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो एक पहला कारण आपको समझ में आ गया। यहाँ लिखा है बॉक्स में, किसी स्थान पर खेती ना होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे जो है आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, मतलब अंग्रेज जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पथ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन स्तरों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेज गए थे तो उसी के बारे में बताया गया कि पहले जब वहाँ गए तो वहाँ जंगल थे, वहाँ पे झाड़ियाँ थी, नदी थे, वहाँ पे आदमी जनजातियाँ पाई जाती थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ के लोगों को सभ्य बनाया। ये ऑस्ट्रेलिया पे आरोप लगाते हैं लोग, ये लोग श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब जंगलों की कटाई का दूसरा सबसे बड़ा कारण है पटरी पर जो है स्लीपर। जो रेलगाड़ी बनती थी तो जो उस पर स्लीपर लगते थे, जो पटरी बिछाने के लिए लकड़ी लगती थी, उसको जो है तो किससे प्राप्त करते थे? जंगलों को काट के। तो जंगलों को देखो काटा जा रहा है, इसी से लकड़ी जो है का इस्तेमाल रेलवे के निर्माण में किया गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सिंह भूमि कहाँ का? झारखंड के जंगलों में साल के जो है पेड़ों को काट करके छोटानागपुर के पठार में, और जो स्लीपर बनाने के लिए इनका उपयोग किया गया रेलगाड़ियों के लिए। ठीक है, अब यह देख सकते हैं लिखा भी है, स्लीपर क्या होता है? रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के जो है तख्ते, जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। ठीक है, तो स्लीपर क्या होते हैं? अब इसको जान गए। अब इसको मैप पे भी यहाँ पर देख सकते हैं, स्लीपर ये लकड़ी के बने होते थे। ठीक है, अब इनकी जगह पे पत्थर का यूज होने लगा है। तो लिखा है, तो इसका उपयोग कौन किया? अंग्रेजों, क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ रेलवे का विस्तार कर रहे थे तो उनको इसी की जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने लकड़ी काटना क्या किया? शुरू किया। तो रेलवे की जब पटरी बिछाई जाने लगी तो उससे भी जो है जंगल का विनाश हुआ। तो दूसरा कारण ये हो गया। तो 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में जो है आपका क्या कहते हैं, बलूत ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। ओक जंगल कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों पाए जाते हैं। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे चल सकते थे? क्योंकि जहाज भी किससे बनते थे? लकड़ी से बनते थे। और जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई जा सकती थी? 1820 के दशक में खोजी गए दस्ते हिंदुस्तान के वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। मतलब कि जो है अंग्रेजों ने क्या किया, एक खोजी दस्ता भेजा कि जाओ जा करके भारत के जंगलों में हिंदुस्तान के वन संपदा का जो है खोज करो और ऐसे जंगलों का पता लगाओ जहां से लकड़ी प्राप्त की जा सकती है। एक दशक के भीतर बड़े जो है पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। तो लकड़ी कहाँ से कटेगी? जंगलों से। इसीलिए हमारे देश में जनजातियों ने विद्रोह किया था। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार से लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और उपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए जो है स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से लेकर के 2000 जो है स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। अब इतना जो है, अगर 1 मील रेल लाइन बनाना हो तो कम से कम 2000 स्लीपर लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इतना लकड़ी काटना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी लकड़ी कटी होगी उस समय। ठीक है, और ये लकड़ी बहुत ही बहुमूल्य होती थी, बहुत कठोर, क्योंकि अगर ये पानी लगातार बरसेगा तो लकड़ी खराब हो जाएगी। इसलिए बहुत मजबूत और बहुत ही अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल लोग रेलवे में करते थे, जो साल का और ये सागौन होते थे। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। 1890 के तक लगभग जो है 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें जो है बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की संख्या की लंबाई जो है 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के काटे गए थे, स्लीपर के लिए काटे गए थे। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए, मतलब निजी पे ठेका दे दिया कि आप पेड़ काट काट के लाइए।
इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होते चले गए। तो जंगल के विनाश में रेलवे का भी बड़ा योगदान है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे देखो, ये रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के सातिर जो है सहजता हाथी, देख सकते हैं इसको आप यहाँ देख सकते हैं, लकड़ी है, बड़ी बड़ी लकड़ियों की सिल्ली को देख सकते हैं यहाँ पर एक साथ जो है आपको देखो लगाया गया है। तो हाथी के द्वारा इसको, क्योंकि इतना भारी होता था कि हाथी से इसको उठा करके यहाँ रखवाते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है बड़ी बड़ी लकड़ियों का इस्तेमाल जो है इन लोगों ने किया, किसके लिए? रेलवे के लिए और अन्य चीज़ों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ भी देख सकते हैं आप, लकड़ी जो है ये काट करके और यहाँ पर ट्रक के माध्यम से जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने के लिए घर को लौटती औरतें, तो जंगल में से जो जनजातियाँ की जो महिलाएं होती जाती हैं और पूरे दिन लकड़ी इकट्ठा करके लाती हैं और उससे जो है खाना बनता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है लट्ठे से ले जाता हुआ ट्रक, ये जो है उसी को यहाँ पर लिखा भी गया, उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वन विनाश का तीसरा कारण है बागानों को लगाना। हमारे यहाँ चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने। तो हमारे यहाँ इनके बागान लगाए गए, तो जंगल को काट के ही बागान लगाए गए, चाहे वो चाय के हों, चाहे कॉफ़ी के हों, चाहे रबड़ के हों। तो रबड़ के बागान कहाँ लगाए गए? केरल में, कॉफ़ी के बागान कर्नाटक में और चाय के बागान पश्चिम बंगाल और असम में। तो सब जंगल को काट करके ही लगाए गए। तो जंगल को मतलब वनों के विनाश का एक कारण क्या बना? बागान का होना। तो पहला खेती, दूसरा रेलवे और तीसरा बागान हो गया। ठीक है, तो लिखा है उसी को आगे, लिखा है कि इसके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। तो उसको साफ करने के बाद ही जो है बागान लगाए गए। उपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की जो है बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय और कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। ठीक है, तो याद रखना बागान लगाने से भी जो है जंगलों का क्या हुआ? भारी नुकसान हुआ। ठीक है, लिखा है जो आपका व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। तो हमारे यहाँ व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे हो गई? तो हमारे यहाँ अंग्रेजों ने उन पेड़ों को लगाना शुरू किया। उन पेड़ों को लगाने का मतलब ये था कि जिनसे व्यापार किया जा सके, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? व्यावसायिक वानिकी कहते हैं। तो वनों का विनाश कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। तो व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे हुई? अंग्रेजों ने व्यापारिक फसलों को पैदा करना शुरू किया और उन पेड़ों को पैदा करना शुरू किया जिनसे हम अंग्रेजों को मतलब लाभ कमा सकते थे। इसलिए तो लिखा है कि हमने जो है पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने टाइट्रिच ब्रेडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया, मतलब सिपाही के मतलब उनके सुझाव के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, ब्रेंडिस ने जो है महसूस किया कि लोगों को संरक्षण, विज्ञान में प्रशिक्षण करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक जो है व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकता है। तो मतलब पेड़ों की कटाई को रोका जाए और वनों में पशुओं को चराने से अगर रोक देंगे तो हम वनों के जो है को आरक्षित कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने वनों को आरक्षित करने के लिए भी कुछ कानून बनाए। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा, मतलब उसे सजा दी जाएगी। इस तरह जो है ब्रिटिश ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में की गई और आज ही देहरादून में क्या है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र भी वहीं पे है। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता था, लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों से ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं थी। मतलब ये अंग्रेजों के द्वारा जो पद्धति शुरू की गई थी वो अच्छी नहीं थी। आज के लोग ऐसा कहते हैं, वैज्ञानिक लोग। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजातियों वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। ठीक है, जो है इनकी जगह सीधी जो पंक्ति में एक ही किस्म के
पेड़ लगा दिए गए, मतलब एक ही किस्म के पेड़ लगाए जाने लगे, और जो बड़े लंबे लंबे होते थे, जिनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी उकड़ी में कर सकते हैं, और इसे बगान कहा जाता था। आप अब यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए लंबी लंबी ऐसे ऐसे पेड़ लगाए गए जिनके बहुत लंबे लंबे पेड़ हो और जिनमें डंठल कम हो। इसका उपयोग हम आसानी से लकड़ी के लिए और क्या कहते हैं फर्नीचर के लिए कर सकते हैं। तो कांडला का जो है ये आपका देवदार का बगान को आप देख सकते हैं, ये अंग्रेजों ने लगाना शुरू किया। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इटली में जो है पॉपुलर, जो पॉपुलर का पेड़ होता है, आप देख सकते हैं ये भी जो है बिल्कुल लंबा लंबा होता है। तो इटली से लाया गया था, हिंदुस्तान लाया गया और इसको लगाना शुरू किया अंग्रेजों ने। तो ये सब व्यापारिक जो है वानिकी होती हैं, इससे जो है उन लोगों ने लाभ कमाना शुरू किया। अब अगर इसमें कई डंठल होगी तो ये लकड़ी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और बिल्कुल सीधी सीधी लकड़ी रहेगी तो इसका उपयोग आसानी से वो कई चीज़ों के निर्माण में कर सकते हैं। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने बगान लगाना क्या किया, शुरू कर दिया। ठीक है, बड़ी चालाकी से। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले जो है क्षेत्र की मापजोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बगान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाएंगे, मतलब उन्होंने पेड़ लगाने के लिए भी कुछ काम किया ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। तो मतलब पेड़ जो काटते थे उसको लगाने के लिए जो है ये भी काम करते थे, जिससे दोबारा हमें पेड़ का मतलब मिल सके, उसका उपयोग कर सके। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इनमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे पहले जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे, मतलब जो आरक्षित वन थे उसमें कुछ भी कोई भी जा नहीं सकता था, और जो गांव के लोग हैं वहां से ईंधन की लकड़ी इकट्ठा नहीं कर सकते थे। वह घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। तो आरक्षित वनों को उनको घोषित किया गया जहां अंग्रेज अच्छे अच्छे पेड़ लगाते थे, जहां पे गाँव के लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, जो है नया शब्द है वैज्ञानिक वानिकी क्या है। तो लिखा है वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। तो नए पेड़ लगाना, पुराने पेड़ों को काट देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका है द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून। यहाँ पर जो है वनों से संबंधित पढ़ाई की जाती थी, वनों के महत्व के बारे में बताया जाता था। लिखा है ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल यही था। तो कभी कभी अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप इसको आप बता सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोग लिखा है लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। तो जंगलों के काटने से लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, व्यापारिक खेती की जगह पे मतलब जो व्यापारिक वन लगाने से जीवन कैसे प्रभावित हुआ। तो लिखा है एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जो है वनपालों मतलब जो जनजातियां हैं और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। मतलब ग्रामीण लोगों के विचार अलग हैं और जनजातियों के विचार अलग हैं। जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे, पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। कौन, जनजातियां लोग, वो चाहते थे अलग अलग पेड़ पौधे रहें जिससे हमें अलग अलग चीज़ें उत्पाद मिलता रहे। कुछ पेड़ों से हमें ईंधन मिले, कुछ से चारा मिले, कुछ से पत्तों से हम जो है क्या कर सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं। इसलिए वो चाहते थे विभिन्न प्रकार के पेड़ पाए जाएं। वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए जो है इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। तो इसलिए वो लंबे लंबे पेड़ चाहते थे और चाहते थे एक ही किस्म के पेड़ लगाए जाएं, जैसे पॉपुलर के पेड़ लगा दें और जो है साग के पेड़ लगा दें तो उससे, या फिर देवदार के पेड़ लगा दें तो उससे क्या होगा, उनको काफ़ी लाभ होगा। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हों। तो अभी मैंने आपको बताया सख्त हो मतलब कठोर हो, लंबी हो और सीधी हो, तो उससे जो है उनको क्या होगा, फायदा होगा। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्म को काट डाला गया। तो दूसरे जिनमें कई डाले, कई शाखाएं थी, उन पेड़ों को काट दिया गया और जिनमें सीधे सीधे लंबे लंबे पेड़ होते थे उनको लगाने का काम किया गया, जिससे जो है उनको काफ़ी फायदा होता था, काटने में आसानी और उससे जो है लकड़ी को फर्नीचर बनाने में आसानी। ठीक है, आगे लिखा है वन इलाकों में लोग कंद मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। तो जो जनजातियाँ होती हैं वो जंगल को अलग अलग तरीके से उपयोग करती हैं। फल और कंद अत्यंत पोषण खाद्य हैं, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेतों के औजार बनाने में किया जाता था। बांस से बेहतरीन जो है बाड़े बनाई जा सकती थी खेतों के किनारे किनारे, बाउंड्री जिसे कहते हैं, और इसका उपयोग जो है छतरी या
टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता था। किसका? बांस का। आज भी टोकरी बनाया जाता है बांसों से। सूखे हुए कुम्हे के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जाता था। जंगलों में जो लगभग सब कुछ उपलब्ध था। पत्तों को जोड़ जोड़ करके खाओ फेंको किस्म के पत्तल और जो है दोने बनाए जाते थे, जो पहले बनता था गांव में। ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जो है ये सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जाती थी। सेमूर सूती रेशम को कांटेदार जो है छाल पर सब्जियां छीली जा सकती थी। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता था। तो ये सब काम होता था उस समय। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग महुए बीन रहे हैं। देख सकते हैं महुआ होता है गाँव में और वो नीचे गिर जाता है तो उसको लोग जो है उठाते हैं। इससे दारू बनता है और इससे जो है बहुत सारे जो है क्या बनते हैं, आपके खाद्य पदार्थ बनते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है जनजातियाँ करती हैं। तो यहाँ देखो लिखा है शराब बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं और इसके बीजों से तेल भी बनाया जाता है। तो तेल से जो खाद्य पदार्थ में इसका उपयोग करते थे। तो महुआ बहुत उपयोगी था। तो जनजातियाँ जंगलों में महुए का पेड़ लगाती थी। ऐसे बहुत सारे उत्पाद जंगलों से किसको प्राप्त होता था? तो जनजातियों को प्राप्त होता था। ठीक है। आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं ये जनजातियाँ हैं जो जंगलों में अपने जो है लिए खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने के लिए दूर दूर तक जाती हैं। ठीक है। आगे लिखा है वन अधिनियम के जो है चलते जो है देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। ठीक है। जब वन अधिनियम लागू हो गया तो उससे गांव वालों की भी मुश्किलें बढ़ गईं। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना इत्यादि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब कोई जंगल में जाएगा तो कानून का उल्लंघन कर देगा, ये वन अधिनियम में कह दिया गया। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वन रक्षकों की दया पर होते तो उससे घूस ऐंठते थे, मतलब उससे पैसा लेते थे। तो लोग जंगल से लकड़ी चुराना शुरू कर दिए क्योंकि उनको जंगल में जाने को क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुक्त खाने पीने की मांग जो है करके लोगों को तंग करना और पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात हो गई। तो महिलाओं के साथ शोषण करना, उनके साथ जो है गलत व्यवहार करना, महिलाएं जो है लकड़ी के लिए इकट्ठा जो है नहीं कर पाती थी। बहुत सारी मुश्किलों का सामना महिलाओं को करना पड़ने लगा। आगे लिखा है वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। तो जब वन अगर विस्तार ज़्यादा होगा, जो है वनों को जब नया लगाया जाने लगा तो खेती भी प्रभावित हुई। ठीक है। बहुत सारे खेती वाले इलाके में नए नए पेड़ लगाए गए तो उससे भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ खेती को भी। तो लिखा है यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंती खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। तो झूम खेती जो होती है, जो जंगल को साफ करके खेती करते हैं जनजातियां, तो उससे क्या हुआ, झूम खेती करने की वजह से हमारे जो है क्या हुआ, वन भी जो नुकसान हुआ उनको भी। तो लिखा है एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका था। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में इसे लादिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका में इसे जो है मिल्पा कहते हैं, अफ्रीका में जो है इसे क्या कहते हैं, चिटमेन कहते हैं या फिर तावी कहते हैं, श्रीलंका में इसे चेना कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा झूम खेती को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है आप इस लिस्ट में यहाँ दे सकते हैं। जैसे आप देखिएगा मैक्सिको में इसको क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं, वहाँ लिखा भी है। इसे वेनेजुएला में क्या कहते हैं, कोनोकू कहते हैं। ब्राजील में इसे रोका कहते हैं। वियतनाम में इसे रे कहते हैं। इंडोनेशिया में इसे लदांग कहते हैं। मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं और मध्य अफ्रीका में इसे क्या कहते हैं, मसोले कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं जिसको मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें तो भारत में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है जनजाति जो झूम खेती होती है। तो देखो लिखा भी है हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए जो है धाया, पेंडा, बेबर, जो है नेवड़, झूम, पोंडू, खदाद या इसके अलावा कुमरी जैसे जो है इसे कुमारी कहते हैं, जैसे कुछ स्थानीय नाम दिए गए हैं। तो इसको भी लिस्ट में हम देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ लिस्ट में देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है झूम खेती, जैसे हिमालय में इसको खिल कहते हैं, पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहते हैं, जिसे यहाँ पे लिखा ना कुमरी, जिसे कुमारी कहते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम खेती कहते हैं। मणिपुर में इसे कहते हैं जो है पामलू कहते हैं। ठीक है। तो इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जो दूसरी लिस्ट है उसमें दे सकते हैं। लिखा है छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं, अंडमान निकोबार में दीपा कहते हैं, मध्य प्रदेश में इसे बेबर या दाहिया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू या पेंडा कहते हैं, उड़ीसा में इसे जो है पामाडाबी या कोमान या बरीगा कहते हैं, राजस्थान में इसे बारले या बाल्टरे कहते हैं और झारखंड में इसे क्रुआ कहते हैं। ठीक है। तो आप दुनिया के
में झूम खेती को क्या क्या कहते हैं और भारत में झूम खेती को क्या क्या कहते हैं, मैंने सबको लिस्ट दे दिया है। तो आपको इसी तरह से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो झूम खेती की करने से जंगल नष्ट हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है घुमंतु कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों में को बारी बारी से काटा और जलाया जाता था। ठीक है, तो जंगल को काट के जला देते थे, तो उससे क्या होता था कि जो है जंगल खत्म हो जाता था और वहाँ खेती करते थे, और कुछ समय के बाद जब उपजाऊपन खत्म हो जाता था तो दूसरे स्थान चले जाते थे। और आगे लिखा है कि मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते थे और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती थी। इन खेतों पर 1 साल खेती करने के बाद उन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता था, मतलब वहाँ खेती करके दूसरे स्थान चले जाते थे, जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती थी, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा, लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का और फलियों की खेती की जाती थी। ठीक है, आप यह देख सकते हैं ये जंगल को काट करके और वो जो है आप साफ कर रहे हैं और फिर यहाँ पे खेती करेंगे जनजातियों द्वारा। ठीक है, इसी को झूम खेती के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जाएंगे, क्योंकि वो काट देते थे उसको। ठीक है, आप देख सकते हैं ये देखो जंगल में आग लगा करके जंगल को साफ करते थे और फिर यहाँ पे झूम खेती को करते थे। ठीक है, आगे लिखा है जा सकते हैं साथ ही जंगल जलाते समय बाकी जो है बेशकीमती पेड़ों के भी जो है फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता था। ठीक है, घुमंतु खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसीलिए सरकार ने घुमंतु खेती पर मतलब झूम खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। तो अंग्रेजों ने जब झूम खेती पर रोक लगाने का फैसला किया तो सारे जनजातियां क्या हो गई, नाराज हो गए और फिर विद्रोह करेंगे वो लोग। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा और कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया। तो बहुत से लोगों ने विद्रोह किया, बहुत लोगों अपने घर से विस्थापित हो गए। तो अंग्रेजों को जंगल बचा के रखना था, इसीलिए झूम खेती को रोका उन्होंने। और झूम खेती को रोकेंगे तभी जंगल बचेंगे, नहीं जंगल नहीं बच पाएंगे और बेशकीमती लकड़ियां भी जल जाती थी उसी में। ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट तरीके से और बहुत सरल तरीके से इसको बताया गया है एनसीईआरटी को, इसलिए इसको जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आपका जो है बेसिक बहुत मजबूत नहीं होगा। ठीक है, लिखा है शिकार की जो है आज़ादी जो है किसे थी, तो जंगल में जो है शिकार कौन कर सकता था इसको भी रखा गया, इसमें एक कारण भी आया। तो लिखा है जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उसके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे, मतलब उनको मांस खाते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई, क्योंकि नया कानून जब लागू कर दिया गया तो अब जीव जंतुओं को मारना क्या हो गया, अपराध हो गया। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि शिकार करने जंगल जाएंगे तो पेड़ भी काटेंगे, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि जो है वन्य जीवों के शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बहुत चालाकी से काम करना शुरू किए। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। अब अंग्रेज बड़े बड़े जानवरों को मारने के लिए आखेटर पे जाते थे, शिकार करने जाते थे और बड़े बड़े शेरों को मारते थे, बाघों को मारते थे, चीता को मारते थे। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा है। आप लोग देखा होगा, अक्सर मूवी में आपने पढ़ा होगा या जो है किताब में पढ़ा होगा कि पहले के राजा लोग शिकार पे जाते थे, मतलब मनोरंजन के लिए शिकार करते थे और जानवरों को मारते थे। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए आपको दिखाया गया है, मैंने अभी वही बताया। किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने पर बढ़ा कि कई प्रजातियां क्या हो गई, वो लुप्त हो गई। ठीक है, लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गई। और अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वह हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। तो जानवरों को मारना उन्होंने क्या किया, सब बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने बाघों को यहाँ पे मारा गया है, आप देख सकते हैं ये अंग्रेजों ने, ये देखिए बाघों को मारा गया है। हाथी पे बैठ करके और बाघों का शिकार किया जाता था उस समय बंदूकों से। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें कुछ बच्चे भी हैं और सबको मारा गया है। और ये शिकार उस समय किया गया था लोगों जो है मनोरंजन के लिए, इसीलिए हमारे देश में बाघों की संख्या भी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, आगे लिखा है
बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर जो है यह कहकर इनाम दिए गए कि इससे किसानों को खतरा है। तो जानवरों से किसानों को खतरा बता करके उन्हें जो है मारा जाने लगा। 1875 से लेकर 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार के गिरा दिए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा, मतलब प्रतियोगिता भी होने लगी, कौन कितना बाघ मार लेता है। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। जॉर्ज यूल ने 400 बाघों को मारा था। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अत्याचार था उस समय। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और जो है संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों को इस तरह सारी प्रजातियों को की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि उनको मारा जाना चाहिए। तो कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बैगा जो है एक जो है मध्य भारत का एक वन समुदाय है। बैगा एक जनजाति है। 1892 में जब उनकी घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई, तब उन्होंने सरकार को एक याचिका दी थी। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। क्या याचिका दी थी? तो वही बताया था कि हर रोज हम जो है फाका करते थे, क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वो आती हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने को कपड़े नहीं हैं। आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। अब हम खाने के लिए मर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने समस्या को बताया था कि हमें जंगल पे हम कितना निर्भर थे और हमारी निर्भरता को आप लोगों ने क्या किया, खत्म कर दिया। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। आगे लिखा है नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं शुरू हो गई। लिखा है जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ मिला। तो कई लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन कई लोगों को नए नए व्यापार करने का अवसर मिल गया। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़ करके वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा जो है दिखता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रह रहे जो है मेनियोग उगने वाले ब्राजीली जो है अमेजोन के जो है मुनुद्रुक समुदाय के लोगों ने, मतलब जनजाति है ये, कि लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से टेलेक्स एकत्र करना आरंभ कर दिया। मतलब उनके जो लिक्विड जो दूध होता है रबड़ का, पेड़ का। कालांतर में वह व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। तो अमेजन के जंगल में रबड़ ज़्यादा पाया जाता है। तो जनजातियां पहले रबड़ की खेती नहीं करती थी, लेकिन जब देखा कि कोई व्यवस्था नहीं है तो उन्होंने अपने व्यवसाय को बदल लिया। ठीक है, आगे लिखा है हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गोंद और राल के व्यापारिक सबूत मिलते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी क्या करने लगे, इन सब का व्यापार करने लगे। आगे दिया है लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की जो है इजारादारी सौंप दी, मतलब जिम्मेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गईं। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा और जो है एरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को आपराधिक कबीले कहा जाने लगा, मतलब उनको अपराधी घोषित कर दिया गया, कहा जाने लगा। और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। इसके अलावा काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन पद जो है स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उराव और छत्तीसगढ़ के गौड़ जैसे आदिवासी मर्द और औरतों दोनों की भर्ती की गई। तो असम में जब चाय बागान लगाए गए तो जनजातियों को, संथालों को, उराव को, गौड़ को, इन्हीं लोगों को वहाँ पे लगा दिया गया। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य पद्धति जो है परिस्थितियाँ उतनी खराब थी। उन्हें उनके गांव से उठा करके भर्ती तो कर दिया गया, लेकिन उनकी वापसी वह आसान नहीं थी। वो एक बार वहां चले गए तो दोबारा उनको यहाँ पर बुलाया ही नहीं गया। तो अपने परिवार से भी बिछड़ गए, समाज से बिछड़ गए और जो है नए क्षेत्र में जाने पर उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है
वन विद्रोह, जो जंगलों में विद्रोह होने लगे, जनजातियों के साथ अगर इतना अत्याचार किया जाएगा तो विद्रोह करेंगे ही। तो लिखा है, हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने मतलब जनजातियों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिद्धू और कान्हू, छोटानागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरते आंदोलन का नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में जो सीताराम राजू, बिरसा मुंडा झारखंड में, और जो है संथालों में क्या कहते हैं सिद्धू और कान्हू, जो है ये सब जो है महापुरुष के रूप में आज भी इनको हम याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने समुदाय के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया, लड़ाई किया, विद्रोह किया। अब हम बस्तर रियासत में जो है 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बस्तर का पठार कहाँ पर है? तो ये बस्तर का पठार को हम दंडकारण्य क्षेत्र कहते हैं, आप इस मैप पे देख सकते हैं। और याद रखना, ये जो है यहाँ पे व्यापक विद्रोह हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लोहा पाया था। बस्तर का क्षेत्र आज वर्तमान में नक्सलाइट क्षेत्र भी माना जाता है। तो बस्तर के क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था उसी के बारे में समझेंगे। यहाँ पे तो लिखा है, बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है, जैसे आपके मैप में अभी देखा। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान है और दक्षिण में गोदावरी नदी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। तो बस्तर जो पठार है वहाँ इंद्रावती नदी बहती है, ठीक है। बस्तर में मरिया और मुरिया, गौड़, ध्रुवा, भतरा, जो है हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलने मतलब अलग अलग बोलियां वो बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को जो है उसकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतिहर त्योहार पर धरती को चढ़ाते हैं, मतलब धरती की पूजा करते हैं, वो धरती को माँ मानते हैं। धरती के अलावा वह नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं, चूंकि हर गांव को अपनी जो है चौदसी मतलब उनका जो इलाका होता था, जहाँ उनका सीमा होती थी, पता होती थी। इसीलिए वे लोग इस सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखरेख करते। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते तो इसके बदले में वो एक छोटा शुल्क अदा करते, जिसे देव सारी डांड या मान कहा जाता था। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते थे। उन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था चौकीदारों को, जिससे वो जंगल की सुरक्षा कर सके, अपने गांव सुरक्षा कर सके। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता था, जहां हर परगने गांव के समूह को परगना कहते हैं, जिसे हमारे यहाँ आजकल क्या कहते हैं, तो ब्लॉक कहते हैं। गांव के मुखिया जुटते थे और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते थे, ठीक है। बस्तर के क्षेत्र में यहाँ देख सकते हैं, ये जो बस्तर में सेना का कैंप लगाया गया था उस समय, उसका ये चित्र दिखाया गया। तो यहाँ भी अंग्रेजों ने क्या किया, कब्जा किया, उसी का कैंप यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। लोगों के भय क्या थे? तो उपनिवेशिक सरकार मतलब उपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेजों के समय में 1905 में जब लॉर्ड कर्जन का शासन था, जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित मतलब कानून द्वारा उसे आरक्षित कर दिया गया, अब वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। घुमंतु खेती मतलब झूम खेती को रोकने और शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे गए। तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वह वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे, ठीक है। इसलिए उनको कुछ लोगों को छोड़ दिया गया और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा, क्योंकि वो जो है अंग्रेजों के लिए काम करने लगे। बाकी गांवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे से हटा दिए गए। काफी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान और उपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। उनके बाद भयानक अकाल का दौर आया। पहले वो 1899 में, 1900 में और फिर 1907 और 8 में बहुत बड़ा अकाल आया, मतलब सूखा पड़ा। और वन आरक्षण से जो है ने चिंगारी का काम किया। तो इससे जो है क्या हुआ, ये लोग बहुत ज्यादा भड़क गए। यहाँ के लोगों ने बाजारों में, त्योहारों के मौके पर और जहाँ कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहाँ जमा होकर के इन मुद्दों पर चर्चा करना आरंभ कर दिया। कांगेर कहाँ पर है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कांगेर बनों के ध्रुवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे। उन्होंने आरक्षण जो है सबसे पहले यहीं लागू हुआ। हालांकि कोई एक व्यक्ति इसका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है नेता
नेथा नार गांव के जो है गुंडा धुर को इस आंदोलन का एक अहम शख्सियत मानते थे, मतलब इसके नेता थे जिन्होंने ये आंदोलन को शुरू किया था। तो ये जब इस क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, मतलब जंगली क्षेत्र घोषित कर दिया गया, तब यहाँ के लोगों ने क्या किया, विद्रोह करना शुरू किया। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले और मिर्च और तीर गांव-गांव जो है चक्कर काटने लगे। यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। तो किसके माध्यम से? मिट्टी के ढेले, मिर्च, तीर, आम की टहनियाँ। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर लूटे गए, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा गया, जलाया गया और अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिस पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग उपनिवेशिक राज और उनके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी से तरह वह जुड़े हुए थे, तो उनके साथ जो है ऐसा बर्ताव जनजातियों ने किया। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह जो है मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा था, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुक्म चारों तरफ से जो है जगदलपुर में चला आ रहा था। ठीक है, तो जो है जगदलपुर कहाँ है? ये भी जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आगे लिखा है, अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे, जो कैंप आपने देखा ऊपर। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भाग करके जंगलों में चले गए। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने फरवरी और मई तक का समय लग गया। फिर भी वह जो है गुंडा धुर को जो कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम जो है कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। जो जंगल को आरक्षित कर रहे थे उसका काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना के तहत मतलब लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती है। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा था कि कागज उद्योग की लुगदी उपलब्ध कराने के लिए जो है 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ जो है लगाए जाएं, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना पर रोक लगा दी गई। ठीक है, आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें और जरा देखें कि इसी वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा था। तो अब हम लोग इंडोनेशिया चलते हैं और इंडोनेशिया में देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा था। जावा कहाँ है? ये आपका इंडोनेशिया का एक द्वीप है। तो जावा के जंगलों में हुए बदलाव, तो अभी हमने हिंदुस्तान के बारे में देखा, अब जावा। तो इंडोनेशिया की जो है जावा में क्या हो रहा था वहाँ के जंगलों में, तो लिखा है जावा कहाँ है। वैसे एक बार मैप पे आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ मैप पे आपको दिखाया गया है जावा। ये आपका है, ये इंडोनेशिया का द्वीप है, देश है। ये सुमात्रा द्वीप है, ये आपका जो है बोर्नियो द्वीप है, किसका? आपका इंडोनेशिया का। ये आपका सिलेबस द्वीप है और ये आपका जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जावा द्वीप है। तो जावा द्वीप ये है आपका, और इसी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ के जंगलों की विशेषताओं को जानेंगे, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो लिखा है जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल जो है उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। तो आज को है जो है क्या कहते हैं, इंडोनेशिया का यहाँ चावल ज़्यादा होता है, जिसके हम चावल उत्पादक द्वीप के नाम से इसको हम जानते हैं। लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था, मतलब यहाँ वन से ढका हुआ था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। तो इंडोनेशिया पे किसका अधिकार था? डचों का अधिकार था। और डच कौन लोग होते हैं? तो हॉलैंड के जो निवासी होते थे उन्हें डच कहते थे, और इन्हें आज नीदरलैंड कहा जाता है। और जैसा कि हम देखेंगे, भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र था जहां डचों ने वन प्रबंधन जो है की शुरुआत की। अंग्रेजों की तरफ से भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय के लोग रहते थे जो झूम खेती करते थे। जावा के जो है लकड़हारे क्या थे? जावा में जो है कलांग समुदाय के लोग जो है कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माता राम रियासत बटी, तो वह यहाँ से 6000 जो है कलांग परिवारों को भी जो है दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया।
उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई पर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं शताब्दी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना आरंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके के लिए काम करें, क्योंकि वो जंगल को काटने में बहुत माहिर थे, वो लकड़हारे थे। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके उसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो कलांगों का विद्रोह कहाँ हुआ था? जावा में हुआ था, डचों के खिलाफ। ठीक है। डच वैज्ञानिक वानिकी क्या थी? 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों जंगल की तरफ पहुंच गए और बंद जो है क्या कर दिया उन्होंने, वहां पर बंदी से थोप दी, मतलब रोक लगा दी। ठीक है। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने बिना परमिट लकड़ी ढोने जो है जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़ करके आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। मतलब जंगल में प्रवेश करने से रोक दिया गया हर तरीके से। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों का निर्माण वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही जो है 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। ठीक है। इतना मतलब बहुत व्यापक स्तर पे पेड़ काटे गए। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर बनाने के लिए जो है तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वो सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने के लिए काम मुफ्त में करेंगे। ठीक है। तो अंग्रेजों ने काम लेने के लिए इन्हें कुछ छूट भी दे दी। इस व्यवस्था को जो है क्या नाम दिया गया? ब्लेड डॉग डीए स्टेन के नाम से जाना जाता है। बाद में वन जो है ग्रामवासियों को लगान काफी माफी के बजाय थोड़ा बहुत जो है मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के लिए उनके अधिकार क्या कर दिए गए? सीमित कर दिए गए। ठीक है। तो आप यह देख सकते हैं, यहाँ चित्र दिखाया गया है कि जंगल से सागौन की लकड़ी ले जाती मालगाड़ी। उस समय दिखाया गया है जंगल से कैसे मालगाड़ी लकड़ी को लाद करके सागौन की ले जा रही है जावा में। ठीक है। आगे लिखा है सामिन की चुनौती। ये क्या है? सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित जो है रानुल्ला लातुंग गांव के निवासी सुरो तिंको सामिन ने जंगल पर राजकीय मालिकाने का सवाल खड़ा करना आरंभ कर दिया। उनका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं है। जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया, कहाँ पर? जावा में। और इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3,000 परिवार उनके विचारों को मानने लगे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर उनका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने और बेगार करने से इनकार कर दिया। ठीक है। ये जावा का क्षेत्र मैंने आपको मैप के थ्रू इसको बता दिया है। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेल लाइन जो बनाई गई थी वहाँ पे, तो ये रेल लाइन को भी यहाँ दिखाया गया है कैसे जो है रेल लाइन बिछाई जा रही है। तो यहाँ जंगलों को काटा गया होगा तभी रेल लाइन यहाँ बिछ रही है। ठीक है। तो इस पर डचों का अधिकार था। ठीक है। आगे आते हैं युद्ध और वन विनाश। तो लिखा है युद्ध वन विनाश से क्या संबंध है? मतलब विश्व युद्ध से भी इसको जोड़ के देखा गया। तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें बहुत सी लकड़ी की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी, तो खूब सारे जंगल काटे गए। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा, मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए। मतलब ये डचों ने किया, जिससे वो जापानियों के हाथ न लग जाएं। अगर जापानियों के हाथ लग जाते तो जापानी इसका भी इस्तेमाल करने लगते। ठीक है। डचों ने इसको क्या किया? सबको जला दिया। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। जापानियों ने भी किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने के और लोगों को उससे बाहर रखने के वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। ठीक है। आगे लिखा है वानिकी में नए बदलाव क्या आए? 80 के दशक में से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में
आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदाय को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते। तो वन नीति लागू की गई, वन वैज्ञानिक वानिकी और जो जनजातियों को बाहर किया गया, इससे ये बाद में मालूम चला कि इससे जो है बहुत ज़्यादा जनजातियों में विद्रोह होता है और टकराव होता है। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने की बजाय जंगलों का जो है संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। तो जनजातियों की मदद लेंगे तभी जंगल को हम बचा सकते हैं। मिजोरम से लेकर के केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुंड, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर उनकी रक्षा की। तो जंगलों को ग्रामीणों ने क्या माना? भगवान मान लिया, और इससे उनकी रक्षा हो सकी। मिजोरम से लेकर केरल तक कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे। इससे हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता रहा। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे, ठीक है, कि कैसे वनों को जो है बचाया जा सके। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो डच उपनिवेशिक के अधीन जो है, ये लट्ठों को यहाँ देख सकते हैं, लकड़ी को यहाँ इंडोनेशिया में जावा में दिखाया जा रहा है, कैसे जो है लकड़ी इकट्ठा करके काट के यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।